ये अक्टूबर महीने की बात है जब पारस और दामिनी की शादी को 2 साल पूरे हो गए थे। उन दोनों ने कड़ी मेहनत करके अपना खुद का घर खरीदा था। उन दोनों का बजट कम होने के कारण उन्होंने एक पुराना घर खरीद लिया था जो कि जंगल के पास था, जिस कारण वहाँ आबादी कम ही थी। कार चलाते चलाते वे दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए और अपना सपनों का घर देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। आखिरकार हमने अपना सपना पूरा कर ही लिया दामिनी। हाँ पारस, मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम खुद के घर में रहेंगे। ये घर बाहर से भी कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो ना, जल्दी अंदर चलते हैं। उन दोनों ने कार में से अपना सामान निकाला और घर का दरवाजा खोला। बड़ी ही खुशी के साथ घर में एंट्री की, लेकिन अंदर आते ही दामिनी को ऐसा लगा जैसे कोई काला साया उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा हो। दामिनी उस साये को देखकर बहुत ही डर गई और जोर से चीखकर अचानक बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। पारस ने दामिनी को उठाया और बेडरूम में लाकर बेड पर लेटा दिया। दामिनी के चेहरे पर ठंडे पानी की छींटें भी डाली। जैसे ही पानी की बूंदों ने दामिनी के चेहरे को छुआ, एकदम से उसे होश आया और वो छटपटा कर उठी। उसने पारस को उस काले साए के बारे में बताया। पारस, पारस वो हाँ? क्या हुआ दामिनी? क्या हुआ तुम्हें? वो साया। हाँ? कौन सा साया दामिनी? वो डरावना काला साया मेरी ओर आ रहा था पारस। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मार डालेगा। मुझे बहुत घुटन हो रही है पारस। साया? कौन सा साया दामिनी? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। दामिनी की बातें सुन पारस को लगा कि ज्यादा थकान के कारण उसे यह भ्रम हुआ था। पारस ने दामिनी को समझाकर उसे आराम करने को कहा। यूं ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन उस हादसे के बाद से दामिनी गुमसुम रहने लगी। ना वो कहीं जाती, ना ही किसी से बात करती, बस घर में ही मायूस बैठी रहती। पारस को दामिनी की बहुत चिंता होने लगी थी। दामिनी का व्यवहार भी बहुत रूखा होने लगा था। वो कभी भी पारस पर चीख जाया करती थी। यहाँ तक कि दामिनी ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। अब वो पूरे दिन घर में अकेले ही रहा करती थी। पारस ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की। दामिनी, तुम मेरी बात समझो। अगर तुम ऐसे ही जिद पर अड़ी रही तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बस घर में रहना है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। यूं ही कुछ दिन बीत गए। अब पारस और दामिनी के बीच का रिश्ता दिन पर दिन खराब होने लगा था। ना ही वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे, ना ही साथ में एक कमरे में सोते थे। एक दिन दामिनी अकेले कमरे में सो रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। दामिनी ने करवट ली, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। दामिनी बहुत घबरा गई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। पारस, पारस, बचाओ! जैसे ही दामिनी ने पारस को आवाज लगाई, दामिनी के हाथ पर किसी के उंगलियों के निशान पड़ गए, जिन्हें देख वो काफी डर गई थी। पारस भी दामिनी की चीख सुनकर घबरा कर अंदर आया। क्या हुआ दामिनी? तुम ठीक तो हो? पारस, किसी ने अभी मेरा हाथ पकड़ा था। देखो, मेरे हाथ पर निशान पड़ गए हैं। पारस दामिनी का हाथ देखकर
चिंता में पड़ गया क्योंकि दामिनी के हाथ पर कोई निशान नहीं थे। पारस को लगने लगा कि शायद दामिनी की मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। उसने किसी भी तरह से दामिनी को शांत किया और उसे सुला दिया और पूरी रात दामिनी के पास ही बैठा रहा। कुछ दिनों के लिए वो दामिनी के साथ घर पर ही रहा और उसका बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक दिन उसे कुछ ज़रूरी काम के लिए ऑफिस जाना पड़ा। उस दिन पारस को ऑफिस के काम से घर लौटने में देरी हो गई थी। उसी दौरान दामिनी अपने लिविंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। अब दामिनी का सुंदर चेहरा अपना निखार खो चुका था। उसकी आंखें सूजकर नीली हो चुकी थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। उसके शरीर और चेहरे पर कुछ मोटे मोटे दाने दिखाई पड़ रहे थे। रात के करीबन 12 बज रहे थे कि तभी केबल चला गया और अचानक सब शांत हो गया। यह खामोशी दामिनी का दिल दहला रही थी। दामिनी उठकर किचन की ओर जाने लगी कि तभी पीछे स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दामिनी को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और डर से उसके पसीने छूटने लगे। उसने अपने मन में सोचा, घर में तो मेरे सिवा कोई और है ही नहीं, फिर ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? दामिनी ने बड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। अंदर कमरे में घुप अंधेरा था। दामिनी ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से पूछा, कौन है? कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू किया और बहुत गौर से कमरे में झांक कर देखने लगी, लेकिन अंधेरे के कारण उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दामिनी को लगा शायद यह उसका वहम था और वो फिर से रसोई की ओर जाने लगी कि तभी किसी ने उसके पैर पकड़ लिए, जिससे दामिनी नीचे गिर पड़ी और उसे बड़ी तेजी से अंदर कमरे में खींच लिया और धम से दरवाज़ा बंद हो गया। एकदम से स्टोर रूम का दरवाज़ा फिर खुला। दामिनी डरती और बिलखती हुई फर्श पर रेंगती हुई कमरे से बाहर आने लगी, लेकिन कोई अब भी उसे पीछे से पकड़कर अंदर खींचने की भरपूर कोशिश कर रहा था। दामिनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी तरह से बस उस कमरे से बाहर आ जाए। उसका संघर्ष साफ दिखाई पड़ रहा था और आखिरकार वो कमरे से बाहर आ ही गई, लेकिन कमज़ोरी और तनाव के कारण उसकी सांस फूल रही थी और उसके हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगा और वो नीचे गिर पड़ी। जैसे ही उसने उस कमरे की ओर दोबारा देखा तो वहाँ से काला धुआं निकलने लगा। दामिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते काला धुआं एक काले साए में बदल गया और दामिनी के सामने आकर खड़ा हो गया। उस साए को फिर अपने सामने खड़ा देख दामिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो काला साया धीरे धीरे दामिनी के सामने आ रहा था। जैसे ही वो साया उसके चेहरे के एकदम करीब आया, दामिनी बहुत तेज चीखी और अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया। अचानक घर का दरवाज़ा खुला और पारस सामने आया। दामिनी को इस कदर बेबस जमीन पर गिरा देखकर वो जोर से चीखा, दामिनी! और दामिनी के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। दामिनी ने आसपास देखा, लेकिन वो साया कहीं नहीं था। दामिनी ने पारस को बिना कुछ कहे बस उसका हाथ पकड़ लिया
और कार में बैठकर उस बुरे साए से हमेशा के लिए दूर चली गई। उस घर से दूर जाते ही दामिनी के दिल और दिमाग का भारीपन शांत हो गया। उन्हें आज तक मालूम नहीं पड़ा कि आखिर वो काला साया किसका था और उसके ही पीछे क्यों पड़ा। इस हादसे के बाद वह लौटकर उस मनहूस घर में कभी नहीं गए। रिद्धि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और जोशीली लड़की थी। सिर्फ 26 साल की उम्र में ही उसने अपनी फोटोग्राफी करियर में काफी मुकाम हासिल कर लिए थे, जिसकी वजह से सिर्फ 26 साल की उम्र में ही रिद्धि ने शिमला में एक घर खरीद लिया। घर पुराना जरूर था, पर रिद्धि को इस बात का गर्व था कि ये घर उसका है। ये देखिए मैडम, जैसा आपने कहा था मैंने पूरा घर साफ करा दिया है। अब आप आराम से यहाँ रह सकती हैं। बहुत खूब करतार, अब तुम जाओ। अब मुझे इस जगह को घर बनाने दो। रिद्धि सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए सारे घर को बड़े ही गौर से देखती है। तभी रिद्धि दूसरी मंजिल पर पहुंचती है, जहां एक शीशों के दरवाजे वाला कमरा था, जो उसे पहली झलक में ही भा गया था। ये कमरा मेरे एग्जीबिशन के लिए बहुत सही है, बस इन दीवारों को नए पेंट की जरूरत है। रिद्धि कमरे को बड़े ही गौर से देखती है। रिद्धि को दीवार छूने पर एहसास होता है कि दीवारों पर लगा वॉलपेपर काफी सालों पुराना है। रिद्धि वॉलपेपर पर हाथ लगाती हुई आगे बढ़ती है। तभी रिद्धि को एहसास होता है कि उसके पीछे की दीवार में से जैसे कोई टक टक की आवाज आ रही हो। रिद्धि उस दीवार की तरफ आगे जाती है और धीरे धीरे हाथ फेरते हुए उसका हाथ साइड से उखड़ते हुए वॉलपेपर पर आकर रुक जाता है। हाँ, लगता है इतने सालों से जैसे इस कमरे को किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया हो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना बोलकर रिद्धि वॉलपेपर को हाथ से खींच कर निकालने लगती है। टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो सका, रिद्धि वॉलपेपर को निकाल देती है और तभी उस दीवार पर अजीब से निशान को देखकर वो परेशान हो जाती है। ये तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने इस दीवार को नोचा हो, पर मुझे इस बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं। रिद्धि उन निशानों को छूकर महसूस कर ही रही होती है कि तभी करतार वहाँ पहुँच जाता है। अरे मैडम, ये आपने क्या किया? आप कुछ नहीं करतार, बस मुझे ये पुराना स्टाइल पसंद नहीं है। मैं इस कमरे को अपने हिसाब से पेंट करूंगी। वैसे मुझे ये जानना है कि ये निशान किस चीज के हैं। करतार बड़े ही गौर से उन निशानों को और सूखी धब्बों को खींचकर असमंजस में पड़ जाता है। करतार धीरे से उन निशानों पर अपनी उंगलियां फेरता है। तभी उसे चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो डरकर अपने कदमों को पीछे हटा लेता है। क्या हुआ करतार? क्या तुम्हें पता है ये सब क्या है? नहीं मैडम, मुझे नहीं पता। वैसे भी ये बंगला तो आजादी के टाइम से भी पुराना है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये बंगला एक इंग्लिश लेडी का था। इतना बोलकर करतार पल भर के लिए बस शांत खड़ा रहता है। रिद्धि करतार के रंग उड़े चेहरे को भांप लेती है और करतार को पेंट लाने के लिए भेज देती है। रिद्धि को एहसास होता है कि अब वो घर पूरा खाली है। रिद्धि कमरे से जाने ही वाली होती है कि तभी उसे फिर से दीवार में से टक टक की आवाज सुनाई देती है। रिद्धि बिना कोई हरकत करे धीमे धीमे दीवार से कान लगाकर आवाज का पता करने लगती है कि तभी उसे एहसास होता है कि दीवार के बिल्कुल बीचों बीच एक गुप्त कैबिनेट है। ये क्या? यहाँ तो एक खुफिया जगह है। अगर इसमें किसी ने कुछ कीमती चीज छुपा रखी हो तो मेरी तो लॉटरी ही लग जाएगी। रिद्धि पूरी जान लगाकर उस वॉलपेपर को अपने नाखूनों से उखाड़ डालती है और उस खुफिया कैबिनेट को खोलने पर उसे वहाँ एक 100 साल से भी पुराना जंग लगा ट्रंक मिलता है। ये देखकर रिद्धि ताज्जुब में पड़ जाती है। इसमें जरूर खजाना ही होगा। वाह रिद्धि, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। रिद्धि वहाँ टेबल पर सजे फूलदान से उस ट्रंक का ताला तोड़ देती है और उसमें से एक पुराना फ्लैश वाला कैमरा और कई सारे खाली फोटो फ्रेम्स निकलते हैं। कमाल है,
इतने फोटो फ्रेम्स और ये कैमरा कितना पुराना है, पर इसे यहाँ क्यों छुपाया गया है? रिद्धि कैमरे को टटोल कर देख रही होती है कि तभी अनजाने में रिद्धि से बटन क्लिक हो जाता है और फ्लैश में से स्पार्क निकलती है। रिद्धि एकदम सरप्राइज हो उठती है। ये कैमरा तो अब भी काम का है, कमाल है, मुझे कुछ और फोटोज लेनी चाहिए। रिद्धि कैमरे से धूल हटाकर फोटो खींचना शुरू करती है। रिद्धि जैसे ही व्यू फाइंडर में देखकर बटन दबाती है, उसे वहाँ एक औरत काली विक्टोरियन ड्रेस में खड़ी दिखाई देती है। वो घबराहट के मारे जैसे ही कैमरा हटाकर सामने देखती है तो वहाँ करतार दोनों हाथों में पेंट के डिब्बे लिए खड़ा होता है। कमाल है मैडम, ये इतना पुराना कैमरा कहाँ से मिला? किसी ने दीवार में इसे छिपा रखा था, काफी पुराना है। अच्छा हुआ तुम पेंट ले आए। जी मैडम। अच्छा, अब मैं नीचे जाता हूँ, शाम होने वाली है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बस एक फोन कर देना। इतना बोलकर करतार वहाँ से चला जाता है और रिद्धि कैमरे को साइड में रखकर फ्रेम्स निकाल कर दीवारों पर लगाने लगती है। तभी उसके हाथ में एक फ्रेम आता है जिसमें करतार पेंट के डिब्बे पकड़े खड़ा था, पर ध्यान से देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं। उस फोटो में से करतार का चेहरा गायब था। हाँ? ये कैसे मुमकिन है? कहीं कैमरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। रिद्धि एक एक कर सभी फ्रेम टांगने लगती है। तभी साइड में रखा कैमरा जैसे उसे ही देख रहा हो, वो धीमे धीमे अपने आप ही हिलने लगता है और एक के बाद एक रिद्धि की फोटो अपने आप क्लिक होने लगती है। रिद्धि घबराहट में उस कैमरे की तरफ भागती है, पर उसे उठाने से पहले ही वो फिर से बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? इस कैमरे में जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे काफी देर हो गई है, मुझे अब नीचे जाना चाहिए। रिद्धि कैमरे को उठाकर वापस ट्रंक में रखने ही वाली होती है कि तभी ट्रंक में पड़े बाकी फ्रेम्स जैसे अपने आप ताश के पत्तों की तरह ट्रंक से उछलकर हवा में इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। ये देखकर रिद्धि की होश उड़ जाती है और कैमरा भी हवा में उड़ता हुआ उसकी फोटो क्लिक करने लगता है। इससे पहले रिद्धि कुछ भी समझ पाती, उसे काली विक्टोरियन ड्रेस में एक औरत खड़ी दिखाई देती है जो उसकी फोटोज क्लिक कर रही होती है और एक फ्लैश के साथ सब कुछ रुककर जमीन पर गिर पड़ता है। ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले रिद्धि कुछ भी समझ पाती, उसे एहसास होता है कि वहाँ गिरे हर फ्रेम में उसकी फोटो है और एक काले विक्टोरियन कपड़ों में एक औरत उसकी ओर बढ़ रही है जिसका चेहरा नहीं है। रिद्धि की सांसें जैसे हलक में ही अटक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो जैसे ही पलटती है उसे वहाँ वही काले कपड़ों में खड़ी वो औरत दिखाई देती है। इससे पहले रिद्धि कुछ भी कह पाती, वो औरत रिद्धि के चेहरे को नोच कर निकाल लेती है और उसके चेहरे को अपने चेहरे पर लगा लेती है। तभी रिद्धि की चीख सुनकर करतार वहाँ पहुँचता है और इस खौफनाक मंजर को देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। अगले ही पल वो औरत करतार की ओर पलटकर मुस्कुराती है।